Good evening, dear students. Today we are going to discuss about particle in one dimensional box. तो इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस होती हैं ऑन वेव फंक्शन साई, उनके बारे में पढ़ा था। जो पहली बाउंड्री कंडीशन या कंटिन्यूटी कंडीशन कहें, बाउंड्री कंडीशन कहें, तो साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, क्योंकि जहाँ पर साई का एक से ज़्यादा मान होते हैं वहाँ पर ये बात निकल कर के आती है कि जहाँ एक ही समय पर पार्टिकल दो जगह पर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज़ साई शुड बी फाइनाइट। साई क्या है? फाइनाइट होना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ इज साई शुड बी कंटिन्यूस एंड डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड शुड बी कंटिन्यूस। ओके, क्योंकि जब हम लोग फाइनाइट पोटेंशियल लेकर चलते हैं तो डेल टू साई जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है श्रोडिंगर की सेकेंड ऑर्डर, उसमें डेल टू साई जो है वो भी क्या है? फाइनाइट होना चाहिए फॉर फाइनाइट पोटेंशियल। ओके, तो वो फाइनाइट होने के लिए साई को भी कंटिन्यूस होना पड़ेगा, और साई के जो फर्स्ट अवकलज हैं या पार्शियल डिफरेंशियल जब करते हैं साई का एक्स वाई एंड जेड के कोरस्पॉन्डिंग, तो उनको भी क्या है, हमें सतत लेना होगा या कंटिन्यूस होना उनको ज़रूरी है। तो ऊपर जो ये वेव फॉर्म दिए हुए हैं हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ओके, तो 1D बॉक्स जो ये हमें दिया हुआ है, 1D बॉक्स तो नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक एम मास का एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो गति कर रहा है। तो पोटेंशियल जो है वो एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे इन्फिनिटी है, एक्स इज़ इक्वल टू ए पे इन्फिनिटी है। पार्टिकल जो है वो अंदर है, बाहर क्या है? पोटेंशियल इन्फिनिटी है। जहाँ पर विभव का मान अनंत होता है वहाँ पर किसी भी कण के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। और किसी भी कण की स्थिति को कौन बताता है? वेव फंक्शन। अगर कण के होने की संभावना शून्य है, इसका मतलब उसका वेव फंक्शन क्या है? वहाँ पर शून्य होगा, ज़ीरो होगा। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे है। ये देखिए, जैसे इसने लिखा है 0 टू a हमारा पोटेंशियल ज़ीरो है, और उसके बाद में व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन ज़ीरो, ये इक्वल टू ज़ीरो की लाइन है, और लेस देन ज़ीरो मतलब लेफ्ट साइड में इधर क्या है? पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ये सेकंड है, x इज़ ग्रेटर देन a और x इज़ इक्वल टू a। तो इक्वल टू a ये हो गया, और ग्रेटर देन a मतलब राइट साइड में इधर भी क्या है? पोटेंशियल इनफाइनाइट है। जहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहाँ वेव फंक्शन ज़ीरो होगा, और ज़ीरो टू ए के बीच में यहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो होता है। तो इस तरीके से ये जो फ्री पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि फ्री पार्टिकल जिसके पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो। तो ये पार्टिकल क्या होता है? जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो से जैसे मान लीजिए ए की तरफ बढ़ना शुरू करता है, ठीक है, तो आगे क्या है? इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है F इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि F इज़ इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड V। ठीक है, तो V का मान ज़ीरो है, तो ये हो गया, इस V का मान क्या है? इन्फिनिटी है, एट x इज़ इक्वल टू a, है ना। तो इसका मान हो गया माइनस अनंत। इसका मतलब जब पार्टिकल ज़ीरो से a की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो a के पास आते आते उस पर एक ऋणात्मक दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करना शुरू कर देता है इस दिशा में। तो पार्टिकल वापस जो है यहाँ से घूम जाएगा, जैसे ये दिखाया है ना इसने कि यहाँ से ये वापस इस दिशा में मूव करने लग जाएगा, वापस मुड़ के इधर आ जाएगा। फिर वो जब ज़ीरो की ओर बढ़ता है तो फिर से उस पर उल्टी दिशा में बल लगता है, तो फिर वो यहाँ से भी घूम के वापस इधर चला जाएगा। तो यानी कि सिर्फ 0 टू a में इस तरीके का मोशन जो है वो करता रहेगा। दोनों तरफ इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो कभी भी इस बॉक्स से वो बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल लें कि आप जैसे एक बॉल लेके इस दीवार के सामने खड़े हो, आपको ये बॉल इधर पहुंचानी है, लेकिन ये दीवार क्या है? अनंत मान तक ऊंची है। ठीक है, अनंत ऊंचाई इसकी जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये संभावना है ही नहीं कि ये बॉल जो है वो इस दीवार के अदर साइड में पहुंच जाएगी। इसी तरीके से इस पार्टिकल के साथ हो रहा है, ये पार्टिकल 0 टू a के बीच में बाउंड हो गया है। ओके, तो जब x का मान a से बड़ा है और या a के बराबर है, a से बड़ा यानी कि इधर, तो हमारा वेव फंक्शन क्या है? ज़ीरो। इसी तरीके से जब x का मान ज़ीरो है और जब x का मान ज़ीरो से कम है,
तो दोनों कंडीशन में हमारा वेव फंक्शन क्या है, ज़ीरो होता है। तो अब हम लोग जो पार्टिकल x इज इक्वल टू ज़ीरो से a के बीच में बंधा हुआ है उसकी गति को बताने के लिए श्रोडिंगर समीकरण जो है उसकी हेल्प लेते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण ये है हमारी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ई साई। तो इस इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे कि आप देख ही रहे हो एक पोटेंशियल की भी टर्म आती है, ऐसे होती है ना ये इक्वेशन, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे v क्या है, ज़ीरो है। ओके, तो हमने यहाँ पे v जो है वो लिखा नहीं है, तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई, ये ज़ीरो से a के बीच में है। तो यहाँ पे ये जो है मोमेंटम का ऑपरेटर होता है p, इसमें p स्क्वायर बाई 2m है ये एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर जब ऑपरेट हो रहा है फंक्शन पे तो वो फंक्शन सेम रह रहा है और एक वैल्यू दे रहा है, कुछ कांस्टेंट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो ये एक तरीके से आइगन वैल्यू इक्वेशन है ये, जिसमें ई क्या है, आइगन मान है। अब इस इक्वेशन को हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m है इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, राइट साइड में। फिर राइट साइड में जब लेके आएंगे तो ये बनेगा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2me ओवर एच कट स्क्वायर। फिर आप इसको वापस से राइट साइड ले आओ तो प्लस का बन जाएगा। ओके, तो हमारा ये वाला इक्वेशन बन जाएगा जिसमें हमने जो 2me ओवर एच कट स्क्वायर है उसको क्या पुट कर दिया है, के स्क्वायर पुट कर दिया है। तो ये जो इक्वेशन बनी है डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में आपने बहुत सारी इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, लीनियर, होमोजीनियस, इनहोमोजीनियस, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वो मेथड लगा के। तो इस इक्वेशन को भी बहुत पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर के अंदर, तो एक पूरी बुक रहती है डिफरेंशियल की। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। यहाँ पे a और b जो है वो दो कांस्टेंट होते हैं जिनका मान हम लोग बाउंड्री कंडीशन और कंटिन्यूटी कंडीशन लगा करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे नियतांक a और b का मान ज्ञात करने के लिए। तो बाउंड्री मतलब x इज़ इक्वल टू ए पे बाउंड्री है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे बाउंड्री है। जब हम लोग बाउंड्री की बात करेंगे तो ज़ीरो और a पे क्या कंडीशन है, हमारी कंडीशन है कि ज़ीरो और a दोनों पे पोटेंशियल जो है वो कितना है, इनफाइनाइट है। तो जब हम लोग ज़ीरो वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो वहाँ हमारा वेव फंक्शन क्या है, ज़ीरो। तो हम लोग साई को ज़ीरो पुट करेंगे और साई का जो मान है उसके अंदर जहाँ भी x है वहाँ पर भी ज़ीरो पुट करेंगे। तो जब हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो a साइन के एक्स एक्स ज़ीरो, b कॉस के एक्स एक्स ज़ीरो। तो कॉस तो ज़ीरो वन हो गया, लेकिन a वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाता है, ज़ीरो। हमारा जो वेव फंक्शन है उसमें जो b कांस्टेंट है उसका मान क्या है, ज़ीरो। तो हमारा वेव फंक्शन क्या बन गया, a साइन के एक्स, ठीक है। तो ये हमने बाउंड्री कंडीशन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो अप्लाई करके b इक्वल टू ज़ीरो निकाल लिया। फिर जो हमारे पास वेव फंक्शन बचा है उसके अंदर a कांस्टेंट है। जब एक सिंगल कांस्टेंट बचता है तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है उस पर हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाते हैं, प्रसामान्यकरण की कंडीशन, जिसके हिसाब से क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मोड साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यही यहाँ पे किया है। मोड साई स्क्वायर का क्या मतलब होता है, साई स्टार साई, ठीक है। अब हमारा जो ये वेव फंक्शन है अगर इसका स्टार भी ले लें, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, तो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ओके, तो साई स्टार साई करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो लिमिट है, तो हमारा वेव फंक्शन तो सिर्फ ज़ीरो से ए के बीच में है, इसके बाद और इसके पहले तो हमारा वेव फंक्शन क्या है, ज़ीरो है। तो हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ज़ीरो टू ए लगाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को। तो साइन स्क्वायर के एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वन माइनस टू कॉस के एक्स बटे टू, ये लिख सकते हो। थोड़ा फार्मूला देख लेना ये प्लस माइनस का, बाकी शायद यही है इसका एग्जैक्ट फार्मूला। तो इसमें क्या होता है, कोस का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो साइन में कन्वर्ट होगा और साइन के अंदर आप ज़ीरो रखोगे और ए रखोगे, दोनों कंडीशन में मान जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। बचेगा क्या,
1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x का मान क्या रखेंगे a, तो क्या बन जाएगा a/2। बाकी आप इंटीग्रेशन करके भी देख लेना, यही एग्जैक्ट मान आएगा a/2। तो यहाँ पे मान क्या आ गया है a/2 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो a का मान क्या आ गया, कैपिटल A हमारा जो कांस्टेंट है √2/a, तो हमारा वेव फंक्शन बन गया है साई एक्स इज इक्वल टू √2/a साइन kx। ओके, ये हमारा वेव फंक्शन आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़ की। तो जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी, तो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये एक ऑपरेटर है विच इज़ ऑपरेटिंग ऑन साई एक्स एंड गिविंग द सेम वेव फंक्शन विद सम एनर्जी आइगन वैल्यू। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है जिसमें साई एक्स आइगन फंक्शन है और ई एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो साई एक्स बराबर √2/a साइन kx, ये हमारा वेव फंक्शन है। अब हम इस पर जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं, कौन सी, x इज़ इक्वल टू a, क्योंकि x इज़ इक्वल टू a पे भी पोटेंशियल इन्फिनिटी है और वहाँ पर भी क्या होगा, हमारा वेव फंक्शन जो है वो वैनिश हो जाएगा, यानी कि कैपिटल साई एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको ज़ीरो करेंगे तो √2/a तो ज़ीरो के बराबर हो नहीं सकता। अब साइन के अंदर एंगल है, वही कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिससे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। साइन कहाँ ज़ीरो हो जाता है, या तो ज़ीरो पे, या पाई पे, या 2π पे, या 3π पे, है ना। इस तरीके से ज़ीरो हो जाता है साइन। तो इसका मतलब k किसके बराबर है, n/, के बराबर है, जहाँ पे n का मान क्या है 1 2 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे इसने ज़ीरो नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ज़ीरो रखते ही हमारा वेव फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, और जब वेव फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वेव फंक्शन ज़ीरो होने का मतलब है कि पार्टिकल नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, तो इसलिए हम लोग ज़ीरो नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। और इसका दूसरा रीज़न जो है वो एनर्जी आइगन वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे उससे भी निकल करके आएगा, तो हम आगे जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो n का मान क्या आ जाता है 1 2 3 ऑल इंटीजर वैल्यू। तो जैसे 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है साई 1 साई 2 साई 3, और जैसे उनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो मोड साई 1 स्क्वायर मोड साई 2 स्क्वायर मोड साई 3 स्क्वायर इस तरीके से आ जाता है। ओके, ये क्या कहता है, जो आइगन फंक्शन है उससे दीवारों पर हमेशा निस्पंद बनते हैं और इन निस्पंदों की संख्या n-1 होती है। तो इनके बारे में मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो जैसे साई 1 जो है वो क्या है, साई n का मान 1 रख देते हो तो क्या आ जाता है वेव फंक्शन में πx/a, कांस्टेंट को एक बार छोड़ो। ओके, तो इसमें जब ज़ीरो पुट करते हो तो ज़ीरो आता है, a पुट करते हो तो ज़ीरो आता है। लेकिन जब आप x का मान a/2 पुट करते हो सेंटर में तो मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कर्व जो है बिल्कुल सेंटर में ऊपर उठा हुआ है। ओके, जब n इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हो, यानी कि यहाँ पे जब 2 लगा देते हो ना आप, जैसे आप करो साइन 2πx, यानी कि n इज़ इक्वल टू 2 के लिए जब आप कर्व खींचोगे इस बॉक्स के अंदर, तो जब x का मान 0 है तो 0 और a है तो 0, 2π 0 हो गया। सेंटर में है a/2, तो जब a/2 भी करोगे ना तो भी क्या है पाई बनेगा, तो 0 हो गया। ओके, लेकिन जब आप मान लीजिए इसमें पुट करते हो a/4, 0 से a/2 के बीच में a/4, तो a/4 करने पे 1 बनेगा। ओके, इसी तरीके से a/2 प्लस a/4 यानी कि 3a/4 पर भी -1 मान आता है। तो ये कर्व जो है वो इस तरीके से बन जाता है। इसी तरीके से n इज़ इक्वल टू 3 पुट करके भी आप निकाल के देख सकते हो। ये तो है हमारे वेव फंक्शन, और ये वेव फंक्शन जहाँ ज़ीरो होते हैं ना उनको कहते हैं निस्पंद या नोड कहते हैं उनको। ओके, तो दीवारों पर हमेशा क्या बनते हैं, निष्पंद। ये जो दीवारें हैं बॉक्स की उन पर हमेशा क्या बनते हैं, निष्पंद बनते हैं, ज़ीरो हो जाता है वेव फंक्शन। और बॉक्स के अंदर निष्पंदों की संख्या होती है n-1, तो यहाँ n का मान क्या है 1 है, तो 1 - 1 तो 0। तो इस बॉक्स के अंदर कोई निष्पंद नहीं है, एक बार भी ये ज़ीरो नहीं हुआ बॉक्स के अंदर, अंदर की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा है n इज़ इक्वल टू 2, तो 2 - 1, तो इसके अंदर 1 आना चाहिए, तो ये बीच में सेंटर में ज़ीरो हो रहा है ना। और तीसरे वाले के लिए 3 - 1 2, तो यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो 2 नोड बन गए, यानी कि n-1 नोड होते हैं। और जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो आप, प्रायिकता निकालते हो, तो मोड साई 1 स्क्वायर होता है, तो जो भी पार्ट रहता है वो नेगेटिव हो वो ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जैसे कि ये वाला है तो इसका ये इस तरीके से शो हो जाएगा, ये नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साई स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर में तो ऑल माइनस पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, उसके बाद ये बात करता है कि जैसे कि पार्टिकल जो है
उसके साथ क्या है, हमेशा एक वेव एसोसिएटेड रहती है। क्वांटम कहते हैं ना कि एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है, और उस वेव की वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k होती है, क्योंकि k बराबर 2π/λ होता है। तो यहाँ पे k हमारा क्या है, n π/a है ना, तो इसका मान जब आप रखोगे ना 2πk का मान क्या है n π/a, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया 2a/n आ गया। तो इस प्रकार से वेवलेंथ और बॉक्स की साइज के मध्य हमें एक रिलेशन मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2a/n। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया n λ/2। ओके, तो n का मान जब 1 है तो λ/2, 2 है तो लैम्डा, क्योंकि 2 λ/2 तो 2 से 2 कैंसिल। इसी तरह से 3 है तो 3 λ/2। अब देखो, जब कोई भी वेव एक कंपन पूरा करती है और जो दूरी तय होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, जो वेव फंक्शन, उसके लिए क्या है, n का मान 1 है तो λ/2, यानी कि ये सिर्फ आधी वेव बनी। ओके, सेकंड जो है उसमें क्या है, लैम्डा आ रहा है, यानी कि ये पूरा बन गया ना। तीसरे के अंदर लैम्डा साथ में λ/2। ओके, इस तरीके से बन जाता है ये। ठीक है, तो ये जो साइज़ है और वेवलेंथ के अंदर रिलेशन आ गया। अब n के जितने भी मान रहते हैं ना, अलग अलग मान हैं, उन अलग अलग मानों के संगत जो प्रायिकता है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग बात करें n इज़ इक्वल टू 1 की, तो n इज़ इक्वल टू 1 में सेंटर में प्रायिकता क्या है, मैक्सिमम है। और जब आप n इज़ इक्वल टू 2 को देखोगे तो सेंटर में 0, क्योंकि वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी को बताता है ना। इधर प्रोबेबिलिटी के भी कर्व है, जैसे सेंटर में 0 और 1 के लिए सेंटर में मैक्सिमम है। n का मान बदलने से बॉक्स के अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो भी बदल जाती है, वो भी डिफरेंट वैल्यू आती है उसकी। लेकिन क्लासिकल तो ये कहती है कि पूरे बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता नियत होती है, एक समान होती है, आप उसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आइगन मान पे आते हैं। तो हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन है कि x इज़ इक्वल टू a पे भी हमारा वेव फंक्शन 0 है, जिससे हमने निकाला था कि a बराबर n π। और k जो है वो क्या है, हमने जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें से निकाला था k इज़ इक्वल टू √2me/h। तो आप स्क्वायर कर दो और इन दोनों मानों को बराबर रख दो, तो यहाँ से e बराबर आ गया n² π² h² ओवर 2ma²। ये हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। ओके, तो इसमें क्या है, बाकी सब तो फिक्स है। m मास ऑफ पार्टिकल, a साइज ऑफ बॉक्स, पाई कांस्टेंट, h कट कांस्टेंट, n वेरी करेगा, n का मान 1 2 3 आप रख सकते हो, तो वो रखोगे ना। तो जैसे ये जो सारे कांस्टेंट n की वैल्यू E1 लिख देते हैं। तो जो E1 है, पहला तो n का मान 1 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1। दूसरा n का मान 2 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 4E1। तीसरे के लिए 9E1। ओके, तो जब इनका आप रेशो लेते हो तो 1 4 9 इस तरीके से आ जाता है। जैसे अगर नेक्स्ट होती 4 नंबर तो 16, 5 नंबर तो 25, इस तरीके से एनर्जी आती। ओके, फिर बात करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की। देखिए 1D बॉक्स के अंदर जब पार्टिकल होता है तो उस पे बाउंड्री कंडीशंस लगती है। x इज़ इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन 0, x इज़ इक्वल टू a पे इनफाइनाइट पोटेंशियल की वजह से वेव फंक्शन 0। तो इन बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस की वजह से पार्टिकल के लिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती। उसके लिए क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। आर्बिट्रेरी वैल्यू मतलब होगी उसके लिए, रैंडम वैल्यूज़ नहीं होगी। तो उसमें क्या हो, कुछ स्पेशल मान ही होते हैं एनर्जी के, जैसे हमने निकाले ही हैं कि पहले जैसे E1 मिला, दूसरा 4E1, 9E1, तो 7E1, 8E1 नहीं मिला, 3E1, 2E1 नहीं मिला। ओके, तो इस तरीके से क्या है, हर बार हमें एनर्जी के अलग मान जो है वो प्राप्त होते हैं। कंटिन्यूस एनर्जी नहीं मिलती, हमें डिस्क्रीट एनर्जी मिलती है। जैसे एक n इज़ इक्वल टू 1 पे E1, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और ये इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंटीजर नंबर n पे, साथ में पार्टिकल के मास और बॉक्स के साइज़ पे भी डिपेंड करती है। ये एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, और ये एनर्जी स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे शो किया गया है इसका।
इसमें एक चीज़ निकल कर के आती है कि जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल जैसे ये ग्राउंड लेवल, ये बेस लाइन दिखाई है 0, ये ग्राउंड लेवल नहीं है। हमारी जो न्यूनतम ऊर्जा है वो क्या है, n=1 के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि 0 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो n=1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम एनर्जी है वो 0 नहीं है, वो है h²/8m²। इसे हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। तो 1D बॉक्स जो है जिसके अंदर पार्टिकल बाउंड है उसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो 0 नहीं होती। ओके, इसमें टिप्पणियाँ ये है कि जैसे क्लासिकल ये कहती है कि किसी भी कण को एक विमीय बॉक्स में गति के लिए जब बाध्य किया जाता है तो कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य हो सकती है। कण जब विरामावस्था में है तो उसका वेग शून्य है, तो उसकी ऊर्जा शून्य है। लेकिन क्वांटम कहती है कि कण जो है उसकी विशिष्ट ऊर्जा के विशिष्ट परिणाम ही हमें प्राप्त होंगे, ऊर्जा क्वांटाइज्ड ही होगी, और चिरसम्मत सिद्धांतों से इस बात को हम नहीं निकाल सकते। सेकंड है कि जब वेग का मान शून्य मान दिया, क्लासिकल कहती है ना कि न्यूनतम एनर्जी यानी कि कण विरामावस्था में तो शून्य है, तो अगर वेग 0 है तो क्या होता है, वेग 0 होने पे लैम्डा क्या होगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब उस बॉक्स के बाहर निकल गई, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, दीवारों पे तो नोड बनते हैं। ओके, तो इसीलिए न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है। हमने एक रिलेशन निकाला था λ/2 = a, है ना। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है। ओके, तो यहाँ से एनर्जी जो है वो, क्योंकि पार्टिकल फ्री पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा, h/2a। इसको रख देंगे तो h²/4a² और 2m तो है ही, तो 8m²। तो ये जो हमने बॉक्स की साइज़ और वेवलेंथ से जो रिलेशन निकाला था उसको जब हम एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो जो मिनिमम एनर्जी है वो हमारी जो 1D बॉक्स की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है या 0 पॉइंट एनर्जी है उसके एग्जैक्टली क्या है, बराबर है। तो एक विमीय बॉक्स में कण की जो शून्य बिंदु ऊर्जा होती है वो होती है h²/8m², 0 नहीं हो सकती वो। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट है कि एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के लिए आइगन फलन लांबिक होते हैं। देखो, जब n=1 लोगे तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई πx/a, तो और n=2 लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2πx/a, यानी कि n और m दो अलग अलग मान है, या n1 n2 भी लिख सकते हो आप इसको। तो दोनों लेकर के आप जब चलोगे, और लांबिक मतलब जब आप करते हो साई n स्टार, ये कंडीशन हमने सेकंड यूनिट के अंदर निकाली थी, इसका मान 0 के बराबर आना चाहिए। 0 के बराबर आता है तो फिर हमारे वेव फंक्शन क्या है, ऑर्थोगोनल है। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है विद डिफरेंट आइगन वैल्यू, तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी वही अपने को कंडीशन मिलेगी। ओके, द सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक बॉक्स जो है उसके अंदर एक पार्टिकल है और उनके इन सीमाओं के बीच में पाए जाने की प्रायिकता निकालनी। प्रायिकता होती है मोड साई² x, और मोड साई² साई हमारा √2/a। इसने कहा है प्रथम उत्तेजित स्तर, प्रथम उत्तेजित स्तर होता है जिसे n=1 तो ग्राउंड स्टेट है और n=2 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो प्रथम उत्तेजित स्तर हो गया n=2, तो फॉर्मूले के अंदर साइन 2πx/a आ गया। ओके, और लिमिट्स जो है हमारी जिनके बीच में इंटीग्रेशन करना है वो 0.45a टू 0.55a, ये पुट कर देना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आराम से कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछ लेना। अभी इसको करके देखना एक बार आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है 3D बॉक्स के लिए जनरलाइजेशन फॉर। अभी हमने क्या किया था, 1D बॉक्स में एक पार्टिकल लिया था, अब हम लोग एक 3D बॉक्स में लेते हैं। एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई a, b और c है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, पोटेंशियल 0 है, और इस बॉक्स के बाहर जो है वो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, यानी कि बाहर पार्टिकल नहीं जा सकता, इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। ओके, तो इस बॉक्स के अंदर जब रहेगा तो इस बॉक्स के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो x, y और z तीनों वेरिएबल होंगे। ओके, और 2m e/h², m पार्टिकल का मास है और e उसकी एनर्जी है। अब हमने वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि साई जो होता है, अगर मान लीजिए r और t का फंक्शन होता है, तो हमने जब शुरुआत में किया था कि उसका पोजीशन पे डिपेंडेंट पार्ट निकाला था और टाइम पे डिपेंडेंट पार्ट निकाला था। तो हमने क्या किया था, जैसे ऐसे किया था ना, साई r इंटू
फाई टी, दोनों वेरिएबल जिन पे वो डिपेंड करता है उनके गुणनफल के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साई जो है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, तो आप इसको एक्स एक्स का फंक्शन, वाई वाई का फंक्शन और जेड जेड का फंक्शन ऐसे लिख सकते हो। ओके, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तीनों का फंक्शन है ये। ओके, तो अब आप इस मान को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हो। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे, तो वाई और जेड बाहर निकल जाएंगे। सेकंड के अंदर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स जेड बाहर निकल जाएंगे, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स वाई बाहर निकल जाएंगे। अब आप इन तीनों को जब डिवाइड करोगे किससे, एक्स वाई और जेड से, तो इस इक्वेशन में तो बचेगा एक्स, इस इक्वेशन में बचेगा y और इस इक्वेशन में बचेगा z। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, यानी कि पहले इस मान को यहाँ रखना है। ओके, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड से भाग दोगे, इस टर्म के साथ भी एक्स वाई जेड आएंगे तो भाग दोगे तो तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो यही बचेगा। ओके, अब ये वाला पार्ट सिर्फ एक्स का फंक्शन, ये वाई का और ये सिर्फ जेड का, तो ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये तीनों क्या हैं, अलग अलग किसी नियतांक के बराबर होंगे। जैसे माना कि ये माइनस के एक्स स्क्वायर के, ये माइनस के वाई स्क्वायर के और ये माइनस के जेड स्क्वायर के बराबर है। जब आप इसको लेफ़्ट साइड में ले जाओगे तो ये x में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये y में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये z में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ओके, जब आप इन तीनों के मान ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हो तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2me ओवर एच कट स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाती है। माइनस हटा दो दोनों साइड से, ये बन गई। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, के कॉम्पोनेंट का, तो ये के स्क्वायर होता है ना टोटल एक तरीके से। ओके, तो अब हम लोग जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स वाली को, तो ये हमने जैसे 1D बॉक्स में साई की इक्वेशन सॉल्व की थी, बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है ये। वहाँ पे साई था, यहाँ पे एक्स है, तो इसका भी एक्स का एक सॉल्यूशन आएगा, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, उस पर भी बाउंड्री कंडीशन लगेगी, तो उससे भी ये एक तरीके का वेव फंक्शन निकल करके आएगा, ये x में आएगा। और जहाँ पे n1 क्या है, a के एक्स बटे पाई, वहाँ था ना k a बराबर n पाई, उसी तरीके से n1 बराबर a के एक्स बटे पाई, जहाँ पे n1 क्या है 1 2 3, ये x की सॉल्यूशन। इसी तरीके से y के भी सॉल्यूशन आएंगे और z के भी, y में √2/b, z में √2/c, और n2 n3 के मान 1 2 3 इस तरीके से वेरी करेंगे। ओके, तो इन तीनों के मान जब हम लोग निकाल लेते हैं, आगे ना समझ में ये तीनों, तो साई के अंदर रख देंगे। साई में क्या है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो तीनों में क्या है √2/a √2/b √2/c, तो ये हो गया √8abc। और साइन n1 पाई एक्स बाई ए, n2 पाई वाई बाई बी, n3 पाई जेड बाई सी, ये हमारा टोटल वेव फंक्शन आ गया। और जब हम लोग के एक्स के वाई और के जेड के मान रखते हैं तो n1 पाई ए बाई ए का स्क्वायर, ये जो मान है ना n1, यहाँ से के एक्स निकाल लो, यहाँ से के वाई और यहाँ से के जेड, तीनों का मान रख दो, ये आ गया। यहाँ से हम लोग एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, तो ई का मान आ गया पाई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और 2m n1 बाई ए स्क्वायर, n2 बाई बी स्क्वायर, n3 बाई सी स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी का जो है वो फॉर्मूला आ गया। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा ये जो विभव बॉक्स है, अगर मान लीजिए ये क्या है, घन आकृति का है। घन आकृति का मतलब इस बॉक्स के अंदर जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों समान हो, तीनों समान होगी, तो क्या होगा, ए बी सी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारा जो वेव फंक्शन है, तो उससे क्या होगा कि ये जैसे ए बी सी तीनों एक जैसे हो गए ना, तो 2/a तीनों पे 2/b 2/c, तीनों पे आधी आधी पावर थी, तो आधा आधा एक और एक आधा 3/2, और ये साइन हमारे सब में ए कर दिया। ओके, जैसे ए बी सी है तो इनमें सब में ए लिखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला मान आ जाएगा। ओके, तो ये जो फर्स्ट टर्म है पाई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर, ये जैसे 1D बॉक्स के अंदर अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी वो यही तो थी, इसको E1 लिख दिया। ओके,
तो ये हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई 3D बॉक्स के लिए E1 इंटू N1² प्लस N2² प्लस N3²। ओके, ये हमारे पास क्या है 3D बॉक्स के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई और ये 3D बॉक्स के लिए एनर्जी आइगन फंक्शन आ गया। तीनों अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है तो ये, और एनर्जी ये होगी। अगर समान है क्यूब के लिए, क्यूबिक बॉक्स है, तो ये वाला वेव फंक्शन हो जाएगा और ये वाली एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद लास्ट है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। देखो अपभ्रष्टता क्या होती है कि जैसे हमारे पास एक एनर्जी आइगन वैल्यू है, उसी को देने वाला एक वेव फंक्शन psi1 है, दूसरा psi2 है और तीसरा psi3 है, यानी कि तीनों से एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है। तो फिर क्या हो गया, ये एनर्जी आइगन वैल्यू डीजेनरेट एनर्जी आइगन वैल्यू कहलाएगी। और जितने वेव फंक्शन इस एनर्जी आइगन वैल्यू को बताने वाले अवेलेबल रहेंगे वो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, यानी कि तीन वेव फंक्शन है जो एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू दे रहे हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ डीजेनरेसी क्या हो जाएगी 3, और ये डीजेनरेट आइगन वैल्यू कहलाएगी। जैसे ये अपना जो 3D बॉक्स है इसके अंदर देखो जो ग्राउंड स्टेट है 1 1 1, तो इसमें n का मान 0 तो हो ही नहीं सकता, ओके, क्योंकि 0 होने पे वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, उस डायरेक्शन में कण जो है वो गति नहीं करेगा। जैसे n1 0 करें तो इसका मतलब x डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। n1 n2 n3 तीनों 0 नहीं ले सकते। तो पहली वैल्यू जो लोअर है वो 1 1 1, तो इसके लिए 3 E1, तो ये तो एक ही कॉम्बिनेशन होगा। जैसे सेकंड है तो 1 1 2 1 2 1 2 1 1, तीनों के लिए एनर्जी क्या आएगी 6 E1 आएगी। 1 + 1 + 4 6 हो गया। तो तीन वेव फंक्शन एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू दे रहे हैं, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी डीजेनरेट आइगन वैल्यू होगी, डीजेनरेट एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई। और इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई 3, क्योंकि तीन ऐसे वेव फंक्शन हैं जो कि एक जैसी एनर्जी दे रहे हैं। तो अब आप इनको बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी को लिखते जाओगे। जैसे 9 E1 के लिए भी 3, जैसे 4 + 4 + 1 स्क्वायर करोगे ना आप इनका, तो 8 और +1 9 हो गया। इसके भी 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और उसके बाद जैसे एक ये और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे ये वाला देखो, आप इसको तो 6 तरीक़ों से लिख सकते हो। n1 का मान 1 है, n2 का मान 2 है, n3 का मान 3 है। सेकेंड वन में n1 का मान 1, n2 का 3, n3 का 2, इसे बदल बदल के 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो कि एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू देंगे। तो ये डीजेनरेट एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई जिसकी डीजेनरेसी कितनी है 6, ओके। और इन डीजेनरेट एनर्जी आइगन्स वैल्यू को इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम में दिखाया गया है। ये तो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी है, ये एनर्जी आइगन वैल्यू है और ये इसके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये था जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 1D बॉक्स का 3D बॉक्स में एनर्जी आइगन वैल्यू एंड एनर्जी आइगन फंक्शन। तो आज हमने पढ़ा 1D बॉक्स, 3D बॉक्स, और इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई भी दिक्कत रहे तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। अब अच्छे से स्टडी करो, कंटिन्यू पढ़ते रहो ताकि हम लोग जितना भी पढ़ सकें उसको बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। चाहे हम लोग पूरा सिलेबस नहीं करें लेकिन जितना भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो आप भी साथ साथ वीडियोस देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ओके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।